छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के लिए वो बहुत कुछ किया, और जब वो सांसद थे तब भी छत्तीसगढ़ की बातें वो लोकसभा में उठाया करते थे, और जब वो राज्यसभा लोकसभा में नहीं थे तो रायपुर में भी आकर के वो आंदोलन में शरीक होते थे। उनकी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ आंदोलन को स्वर देने की कोशिश की। वो पत्रकारिता से भी जुड़े, छत्तीसगढ़ संदेश जैसा साप्ताहिक निकालते थे। छत्तीसगढ़ राज्य तो बहुत बाद में बना, 18 साल पहले बना, लेकिन बहुत पहले केवल भूषण जी छत्तीसगढ़ संदेश निकाला करते थे। वो एक साप्ताहिक था, हम लोग उससे जुड़े हुए थे। तो वो छत्तीसगढ़ संदेश अपने आप में बताता है कि छत्तीसगढ़ का वो संदेश पूरे देश भर में देना चाहते थे। तो वो कैसे नेता थे जो छत्तीसगढ़ के लिए जिए और छत्तीसगढ़ के लिए ही मरे। ऐसा कोई यादगार पल जो आप यहाँ पे बताना चाहें, जो आपके आप और उनके बीच में कुछ ऐसे पल हो जो आप यहाँ पे हमारे दर्शकों से उसको यहाँ पे स्वीकार करना चाहते हैं? ये बहुत सही है कि मेरा सौभाग्य रहा कि छत्तीसगढ़ में जो भी बहुत सारे आंदोलन हुए तो मैं उनके साथ जुड़ा रहा हुआ। मुझे हमेशा याद करते थे, और मुझसे जब भी वो फोन करते थे तो पूछते थे गिरीश जी आप देश में हैं या विदेश में, क्योंकि जब भी वो फोन लगाते तो मैं बताता था मैं बाहर हूँ, रायपुर से बाहर हूँ। तो हमेशा वो फोन करते थे कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, पंकज जी आपको आना है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि वो किसी एक मुद्दे को लेकर के आमरण अनशन पर बैठ गए, तो हम लोग को भी बाध्य होकर के उनके साथ अनशन पर बैठना पड़ा। उनकी पत्नी काफी परेशान थी कि आप लोग समझाइए, लेकिन हम सब लोग समझाते थे कि आपकी उम्र हो गई है, 10 साल पहले की बात है, इसको आप अनशन मत कीजिए। लेकिन वो कह जिद पर अड़ गए कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी मैं अनशन पर बैठूंगा। तो ऐसे एक नहीं कई अवसर आए जब वो जिद करके अनशन पर बैठ जाते थे। तो अब इस तरह से कहना चाहिए एक तरह के वो जिद्दी नेता भी थे। वो अपनी जिद पर अड़ जाते थे और सरकार से अपनी बात मनवा करके दम लेते थे। तो आज वो याद आ रहा है। एक नहीं ऐसे कई पल थे जब ऐसी बातें होती थी जो समाज के हित में होती थी, समाज के लिए होती थी। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बाबू भैया, केवल भूषण जी के को लेकर और केवल भूषण की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसे पल जो आपने साक्षात उनके साथ में व्यतीत किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देश, ये सिर्फ देश को नहीं, देश को एक बड़ी क्षति हुई है। एक निष्ठावान, राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रधर्मी और बहुत ही सरल स्वभाव के ईमानदार व्यक्तित्व की हानि हमारे देश को हुई है। और जहां तक अनुभव का सवाल है, मैंने जब भी उनसे बात की, कभी उनकी मुलाकात मुझसे होती थी सुबह सुबह, तो उन्होंने युवाओं के प्रति बड़ी सोच रखी थी अपने मन में। वो चाहते थे कि युवा आज के जो है वो संस्कारवान बने, राष्ट्रप्रेमी बने, राष्ट्र धर्म का पालन करने वाले बने, संस्कार से परिपूर्ण हो, संस्कृति को समझें, देश की स्थिति को समझें, देश के इतिहास को समझें। वो ये इस बात के लिए तड़प उनके मन में थी। और वो चाहते थे कि ईमानदारी के साथ में युवा वर्ग आगे बढ़े, ताकि हमारा भारत जो है वो फिर से एक अच्छा देश, एक सोने की चिड़िया की स्थिति में बदले। युवाओं पर उनको बहुत ज्यादा विश्वास था और युवाओं के प्रति उनका निष्ठा भी बहुत थी। और जिस तरह का जीवन वो जी रहे थे, जिस तरह का जीवन प्रतिदिन जी रहे थे, उसमें जो समय का महत्व था उसको भी वो चाहते थे कि युवा भी अपने समय के महत्व को समझें और निष्ठा के साथ राष्ट्र के साथ जुड़े। तो ऐसा शख्स जो राष्ट्र के साथ जुड़े, सुधीर जी हमारे साथ में मौजूद है। सुधीर जी साहित्यकार, साहित्य के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान। एक अहम पल जो यहाँ पे पढ़ने को मिला, आज अखबारों में भी काफी कुछ था, लाखों का बिल था, टेलीफोन बिल, लेकिन वो आज भी उन बिल को अपने जो उनको पेंशन की राशि मिलती थी उससे ही चुकाते थे। तो इस तरह का एक व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं रहा। मैं खुद अनुभवी हूँ और केवल भूषण जी की जो 15-16 किताबें छपी हैं पिछले 15-20 वर्षों में, उसमें से 10 किताबें मैंने छपवाई थी उनसे मिलकर। और अपनी किताबों को छपवाने के लिए भी वो अपने पेंशन की राशि से उपयोग करते थे। बहुत कम ऐसा अवसर आया जब संस्कृति विभाग या और किसी विभाग से उनको अनुदान मिला हो। मैं उनको एक कवि और लेखक ही मानता था, क्योंकि जब तक मनुष्य इन संस्कारों से जुड़ा हुआ है, खासकर साहित्य के संस्कारों से और लोक के संस्कारों से, तब तक ही वो एक सच्चा गांधीवादी और नेता बन सकता है। तो उनके जो उपन्यास है, खासकर 4 उपन्यासों का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो छत्तीसगढ़ी में है, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के दलितों, छत्तीसगढ़ के पिछड़ों की पीड़ा और छत्तीसगढ़ की महिलाओं की पीड़ा झलकती है। ऐसा चरित्र गढ़ते थे वो अपने उपन्यास में। लगता था कि आसपास के ही हमारे ऐसे शोषित किसान हैं, शोषित महिलाएं हैं, या धर्म जातिवाद को लेकर
पीड़ित महिलाएं हैं, आंसू में खिले एक अचरा उनकी एक प्रेम कहानी मुझे याद आती है, जो अभी एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में लागू है। केवल भूषण जी की कहानी आंसू में खिले अचरा, छत्तीसगढ़ी कहानी है, लेकिन ऐसा प्रेम त्रिकोण है विज्ञान महाविद्यालय का, ऐसा दृश्य उन्होंने रायपुर का गढ़ा है कि लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे उनकी रचनाएं हैं। हमने तो उनके ऊपर एक समग्र ग्रंथ भी निकाला है, और मेरी कोशिश रहेगी कि केयूर भूषण जी की पूरी जो अप्रकाशित रचनाएं हैं, पांडुलिपियां हैं, और जो प्रकाशित हो चुकी हैं, इन सबको मिलाकर केयूर भूषण समग्र ग्रंथ का हम जल्दी प्रकाशन करेंगे, ऐसा मानते हैं। मेरे लिए वो एक पिता से भी बढ़कर थे, और हमेशा मैं उनके यहाँ जाता था, और वो मेरे घर भी आते थे साइकिल से। सुधीर जी, आपको लगता है कि ऐसा व्यक्तित्व फिर कभी होगा? क्योंकि आज की इस आपाधापी जिंदगी में हर किसी का जो मकसद है, वो मकसद आपको ही मालूम है और सब लोग जानते हैं, लेकिन साइकिल से चलना, दूसरों की सेवा करना, और सरनेम भी अपना उन्होंने हटा दिया, हाशिए पर खड़े लोगों की सेवा करने के लिए। अब ऐसे व्यक्तित्व बनने की जो भगवान की फैक्ट्री है, वही बंद हो चुकी है, क्योंकि ऐसा भौतिकवादी युग चल रहा है कि गिने चुने अपवाद स्वरूप हमको 2-4 लोग मिल सकते हैं आज भी, लेकिन इस प्रकार का जो व्यक्तित्व है केयूर भूषण जी जैसा, वो व्यक्तित्व राजनीति में, समाज सेवा के क्षेत्र में अब बिल्कुल कठिन है, बिल्कुल अब देखने को मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। लेकिन ईश्वर की इच्छा है कि समाज में अगर परिवर्तन आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम उनके आदर्शों से, प्रेरणा से कुछ तो कर सकते हैं। उनके आदर्शों से और प्रेरणा से सबको कुछ करने की जरूरत है, युवाओं को कुछ करने की जरूरत है, राजनेताओं को कुछ करने की जरूरत है, और हम अपने इस चैनल के माध्यम से केयूर भूषण जी को यहाँ पे भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए